कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, मौसम में जो बदलाव है वो स्पष्ट रूप से देखने में लग रहा है। सुबह और शाम के समय जो है ठंड जो है वो बढ़ती जाने लग रही है और ऐसे बदलते हुए मौसम में भाइयों अपने स्वास्थ्य का हमने ध्यान रखना है। साथ ही अपने जो पशुधन है उसका भी स्वास्थ्य का हमने ध्यान रखना है और जो अपनी खेती बाड़ी है उसमें भी अगर हम थोड़ा सा वैज्ञानिक विधि तक खेती बाड़ी करें तो वहाँ पे भी हम जो है लाभ कमा सकेंगे। तो स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अपनी जो खेती बाड़ी है उसमें भी हम लाभ कमा पाएंगे। और इसी के अंतर्गत भाइयों चर्चा करेंगे आज कृषि में जैविक खाद निर्माण की विधि और उसके उपयोग पर। साथ ही भाइयों लेंगे जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत जड़ वाली सब्जियों की देखभाल पे और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में तरल जैविक खाद कैसे बनावें। और साथ ही करवाओगे भाइयों का मनोरंजन और दूसरे जो समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। और शुरुआत करें भाइयों एक चर्चा तय कृषि में जैविक खाद निर्माण विधि और उसके उपयोग पर। किसान भाइयों, जो गोबर की खाद है वो एक जैविक खाद है और गोबर की खाद बढ़ाने का जो सही विधि है वो ज़्यादातर देखा जाएगा कि किसान भाई जो है गोबर की खाद जब किसान भाई बनाओ है तो आमतौर पर गोबर की बस एक कुरडी डाल दें हैं और वो कुरडी डाल कर उन्हें छोड़ दें हैं। और कुछ अगर सावधानी किसान भाई बरतें हैं तो गोबर की जो खाद है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बनकर तैयार हो सके है। उस खातर हमने कुछ एक बात का बस ध्यान रखना है, ख़ास तौर पर एक तो गड्ढा बना कर या फिर जो ऊंची जगह है उसमें गोबर इकट्ठा करें, क्योंकि गड्ढा है या नीची जगह है तो उसमें बारिश के पानी के साथ जो है वो सारा बह जाएगी, यानी कि पानी अगर ऊपर तक निकल गया तो सारी कुरडी बह जाएगी। ऐसे में भाइयों सबसे बढ़िया है कि जगह थोड़ी सी ऊंची हो और पेड़ के नीचे हल्की सी छाया वाली जगह मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। साथ ही भाइयों गोबर के ढेर में प्लास्टिक हो गया, लोहा है, शीशा है, इस तरह की चीज़ ना हो जो गलने वाली ना हो। हाँ, इसमें रसोई का जो बचा खुचा सामान है हम वो डाल सकते हैं और इसमें हम पशु का मूत्र भी जो डालना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और गोबर के ढेर की ऊंचाई भाइयों हमने रखनी है 2 फुट और चौड़ाई रखनी है 5 फुट और लंबाई हम कितनी भी रख सके हैं। साथ ही गोबर के ढेर में भाइयों नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में तो हमने नमी का खास ध्यान रखना है। इसलिए भाइयों ऐसी जगह देखें जब हम कुरडी बनावें या जब हम गोबर की खाद बना रहे हैं तो पानी की वहाँ पर सुविधा हो। साथ ही साथ एक और बात का हमने ध्यान रखना है कि अगर गोबर के ढेर ने हम ढक कर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जल्दी गोबर की खाद तैयार होगी। तो ऐसे में लिपाई तक खाद जल्दी बनेगी। अगर लिपाई ना कर पावें तो काले और मोटे पॉलीथीन तक इसमें हम ढक दें तो जल्दी खाद तैयार हो जाएगी। साथ ही 10 से 15 दिन में ढेर न पलटें और फिर ढकने के बाद खाद जो है जल्दी तैयार होगी, यानी कि हर 10 से 15 दिन बाद हमने उसने पलटना भी है। और अच्छी खाद जो बनेगी उसकी खासियत यह है कि एक तो वह दानेदार, सुनहरी और सुगंध वाली दिखेगी, चाय के दाने से वो दिखेगी और इसका तापमान भी सामान्य रहेगा। सही खाद तैयार होने पर मुट्ठी में बंद करने पर वो लड्डू सा बंध जाए और मुट्ठी खोलने तो बिखर जाए। साथ ही भाइयों खेत में डालने के बाद इसने मिट्टी में मिला दें और खुली धूप में रखने तक जो है इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएं। तो इसमें जन जो है एक तो हम उसने जो है ठंडी जो छाया वाली जगह है उसमें जो है बांध कर रखा किसी कट्टे में और घन जीवामृत के साथ अगर इसने मिलाकर डालें तो किसान भाई और ज़्यादा फायदा ले पाएंगे। साथ ही पशु मूत्र भी अच्छी खाद है, तो पशु मूत्र और पानी ने भी अगर हम समान अनुपात में मिलाकर मिट्टी में डालें तो ये भी बहुत बढ़िया खाद का काम कर है। और दूसरी तरह की खाद है भाइयों कंपोस्ट खाद जो हम अगर बनावें तो गोबर, सूखे और हरे बायोमास जो कचरे हैं, खरपतवार है और मिट्टी के मिश्रण तो जो खाद बना है उसमें हम कंपोस्ट खाद कहें, जो कि साधारण गोबर जो कुरड़ी की खाद है उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो है। और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भाइयों ऐसी जगह चुनें जहाँ बारिश के समय पानी इकट्ठा ना हो और ना ही ढेर के ऊपर पानी बहे। पेड़ के नीचे या हल्की छाया वाली जगह मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और कंपोस्ट के ढेर की ऊंचाई हमने रखनी है 2.5 फुट और चौड़ाई 5 फुट तक ज़्यादा ना रखें और लंबाई भाइयों हम कितनी भी कर सकें अपनी जगह के हिसाब से। और कंपोस्ट खाद बनाने खातर भाइयों गोबर और मूत्र के अलावा फसलों का जो हरा और सूखा कचरा है और साथ में ले लें मिट्टी
और गाजर या जो हरा घास है उसका भी हम कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। और कंपोस्ट बनाने खातर भाइयों देसी कीटनाशक के प्रयोग में जो देसी कीटनाशक है उसमें प्रयोग की जाने वाली जो वनस्पति है उसका प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी बहुत मात्रा में अगर खाद में मिल भी जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और कचरे में भाइयों विभिन्नता हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक तरह की फसल का कचरा या जो हमारी फसल का जो अवशेष बच रहे हैं उनका एक ही तरह का फसल अवशेष का मिश्रण ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता। अगर अलग अलग फसल का जो हमारा जो कचरा है अगर हम वो मिलाओगे तो जो कंपोस्ट खाद है वो ज़्यादा बढ़िया तैयार होगी। साथ ही ध्यान रखें कि कचरे की ऐसी परत ना बनावें कि उसमें हवा ही ना निकल पावे। तो गेहूं के भूसे के साथ जरूर कुछ अन्य बायोमास भी उसमें मिलावें और कचरे के छोटे छोटे 3 से 4 इंच के अगर टुकड़े कर लें तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी गलेगी और हमारी जो खाद है कंपोस्ट खाद वो जल्दी तैयार हो जाएगी। साथ ही भाइयों धरती पर जीवामृत छिड़क कर उस पर सब तय नीचे मोटी टहनी या जो लकड़ी है वह डालना है ताकि ढेर के नीचे हवा आती जाती रहे और फालतू पानी भी जो हो वो नीचे तक निकल जाए। और फिर बायोमास की 6 इंच की एक परत बना लें, उस पर फिर जीवामृत छिड़क कर मिट्टी तो न ढक दें। उस पर भाइयों फिर बायोमास की एक परत बिछा लें और हरे बायोमास में भाइयों कम गोबर जीवामृत जो है हमने इसमें मिलाना है ताकि जो खाद बनकर तैयार हो वो बहुत बढ़िया हो। साथ ही भाइयों ढेर के बीच में भी हवा जाने के लिए कुछ बांस या लकड़ियां गाड़ दें जिन्हें बाद में हम निकाल लें। और बायोमास को ना तो बहुत ज़्यादा दबावें और ना ही बहुत ज़्यादा उसने ढीला रखें। साथ ही भाइयों ऊपरी परत को जो है झोपड़ी की छत का रूप दे दें और अगर संभव हो तो भाइयों ऊपरी परत में जो है मिट्टी की जगह पे पुरानी जो खाद है या जो पुरानी अधपकी खाद है उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया देखा गया है। और भाइयों फिर पूरे ढेर ने गोबर या मिट्टी तक लीप कर उन्हें बंद कर दें और लिपाई पक जाए। जब लिपाई पक जाए भाइयों तो उसके बाद ढेर में जो दबाए हुए बांस हैं उन्हें निकाल लें और लिपाई न करके हम जो है काले मोटे पॉलीथीन का प्रयोग करके भी उन्हें ढक कर बंद कर सके हैं। ढेर में 7-8 दिन के बाद एक लोहे की छड़ ने 5 से 7 मिनट तक गाड़ कर उसने निकाल कर देखा है। अगर छड़ की नोक गर्म हो जाए और गर्म होनी चाहिए, अगर वो गर्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि ढेर ठीक तक नहीं बना और दोबारा ठीक तक अपना ढेर बनाना पड़ेगा ताकि जो है खाद ज़्यादा चले। और 15 से 20 दिन के बाद भाइयों आप देखेंगे कि ढेर जो है वो पिचक जो है और उसमें खोल कर उसमें फिर जो है 1-2 परत फिर नई जो है उसमें हम बना पाएंगे और इस तरह भाइयों हम जो है कंपोस्ट खाद अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। साथ ही बात करें केचुआ खाद की तो केचुए में भाइयों सड़े हुए गोबर, हरी पत्ती, सब्जियों की जो छिलके हैं या अन्य दूसरे जो हमारे रसोई के जो सब्जियों की छिलके हैं उन खाने की में बहुत बड़ी क्षमता है। और केचुआ खाद जो उसकी अगर हम बात करें तो निरंतर जो रासायनिक खाद है उसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन ब दिन घटती जाने लग रही है और इस विपरीत परिस्थिति में भाइयों केचुआ खाद एक मात्र ऐसा विकल्प है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाई जा सके है। और केचुआ खाद प्रयोग के बहुत सारे लाभ है। यह मिट्टी के लिए एक तो प्राकृतिक लाभदायक है और पूर्ण संतुलित आहार भी है। यह सभी तरह के पौधों के लिए भी लाभदायक है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत उपलब्ध है। साथ ही जो केचुआ खाद है भाइयों या पौधों की जो प्रतिरोधी क्षमता है उसने भी बढ़ावा है जिससे कि बीमारी और कीड़ों से अपना बचाव कर सके। और ये जो ज़मीन की सतह है उसमें सुधार लेकर आवा है, इससे उसमें जल और जो पोषक तत्व हैं उन रोकण की उन सोखण की जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और साथ ही साथ देखा जाओ है कि जो ज़मीन का पीएच मान है उसमें भी सुधार लेकर आवा है और इसके व्यवहार भाइयों खरपतवार में भी कमी देखी गई है। साथ ही अगर हम जब केचुए की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो जो उत्पादित फसल है उसका स्वाद, उसकी गुणवत्ता और उसका जो रंग है उसमें भी सुधार देखा जावा है, जिसके कारण भाइयों किसान भाइयों ने मंडी में अपनी फसल का अच्छा भाव मिल जाए, रासायनिक खाद का प्रयोग करने की जरूरत कम हो जाए जिससे किसान भाई की दोनों तरफ से बचत हो है। और ये पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखा है क्योंकि दूषित और जो संक्रमित होने से भी जो है पर्यावरण ने बचाव है, क्योंकि रासायनिक खाद जो है वो हमारे पर्यावरण ने दूषित कर रहे हैं और जो हमारी प्राकृतिक खाद है केचुआ खाद है ये जो है हमारे पर्यावरण की मित्र है।
और इसके व्यवहार तो भाइयों हर वर्ष जमीन की जो पोषक तत्व और जो उर्वरा शक्ति है वह भी तेजी तय बढ़े है। तो ये तो भाइयों ली जानकारी केचुआ खाद उत्पादन और साथ ही साथ जो हमारी कंपोस्ट खाद है वो हमने किस तरह बनानी है, या फिर जो कुरुड़ी वाली जो देसी खाद है वो हमने किस तरह तैयार करनी है, यानी कि जैविक खाद निर्माण और उसके उपयोग की विधि पर। और अब बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 9 डिग्री सेल्सियस। CP Grams, centralized public grievance redressal and monitoring system. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। और भाइयों कल किसान वाणी कार्यक्रम में जो चर्चा करेंगे तो चर्चा के विषय रहेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और उसके उपयोग की, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे सिंचाई के लिए जल संरक्षण के महत्व पर, और जानकारी देंगे छोटे कटडूर बछड़ों की देखभाल किस तरह करें। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग 1/3 बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। साफ ऊर्जा स्रोत अब दुनिया की बिजली का लगभग 1/3 हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है। मेरे जाने के माँ बाप मरे, ये बच्चे रे हाथ गरबार, जौन सी कहोगे मेरे पिया मैं वाहे करूंगी का। मेरे जाने के माँ बाप मरे, ये बच्चे रे हाथ गरबार, जौन सी कहोगे मेरे पिया मैं वाहे करूंगी का। जौन सी कहोगे मेरे पिया वाहे करूंगी कार। मत करिए धर्म कोरे कर ठट्ठा लोग लोगाई। देख जिसमें हो जा ठट्ठा करूँ ना वकार ननकी भाई। जो भली बात मन में सोच गिने देगा जगत भलाई। तन मन धन से हाजिर से या धर्म सिंह की जाई। और तू अजर से तना चरापति, तू अजर से तना चरापति भी तेरे कहे तबार। धूप गिर चाहे छाया में साजन तेरे इख्तियार। बाप मरे बच्चे हाथ चुनसी कहोगे मेरे पिया वाहे करूंगी कार।
सवेरे तेरे मामा मौसी कया कदे नहीं कहना कदे गेरे जो बड़े बड़े किटल करे सब सैर भलाई दे रे या तोता चिस्मवीर को ना जो आँख मिनट में फेरे मम्मा मौसी मैं समझू सू मम्मा मौसी मैं समझू सू गंगा के सिधार तेरे मामा मौसी के पिया जी मैं ते लूंगी चरण चिचका जाने के माँ बाप मरे तुलसी को गे मेरे पिया मैं वाह करूंगी कार आनंद के बड़ा करे से जो साधु संता की सेवा करे वो है बेड़े पार तिरे से कर सास ससुर की सेवा फूल्या फड़या करे से देखे सास ससुर की सेवा ते बेहुदी टड़ा करे से तेरी छोरा के मैं करूंगा पढ़ाई छोरा के मैं करूंगा पढ़ाई मेरा इसी संपत्ति नार तेरे मामा मौसी की पिया जी मैं ते रह लूं ताबेदार जाने के माँ बाप मरे ये बच्चे हाथ तुलसी को गे मेरे पी बाहे करूंगी कार दुख ठाया देख मौसी मौसी कर रहा के ईसा मोटा खटका लाया क्यों ना खटकला के पाल के ओड बना जी काया या दुनिया बड़का ने पाले क्यों लंबा गीत बनाया बच्चे भगत समझा के बच्चे भगत समझा के यो कह रहा बार बार दही परमेश्वर में मारी तेरी जोट मिला एक साथ जाने के माँ बाप मरे ये बच्चे हाथ धरवा तुलसी कहोगे मेरे पिया मैं वाह करूंगी ये तो सुनी भाई न रागणी और गायक कलाकार थे रणबीर और सरिता। और भाइयों इब करा चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत जड़ वाली सब्जियों की देखभाल पे। किसान भाइयों, सब्जियों में जो जड़ वाली सब्जी हैं उनका एक खास स्थान है। खास तौर पर तो सर्दी के मौसम में किसान भाई जो है इसमें कम लागत है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके हैं, क्योंकि जो जड़ वाली सब्जी है भाई उसमें खास तौर पर जो गाजर मूली और जो शलगम है इनके अपने औषधीय गुण तो हैं, जिस कारण किसान भाई जो है बाजार की मांग के हिसाब से इन्हें तोड़कर सीधा बाजार में भी बेच सके हैं, या फिर जो इनका जूस है या अचार आदि बनाकर भी जो है या और अलग चीज़ बनाकर भी जो है इन्हें बाजार में बेच कर ज़्यादा मुनाफा ले सके हैं। खास तौर पर जो गाजर की हम बात करें तो भाइयों गाजर के लिए पूसा केसर, हिसार, गैरिक, नेटिस जो आदि किस्में हैं ये ज़्यादा बढ़िया किस्म मानी जाओ है, और ये किस्में जो है अच्छी पैदावार देव हैं और इनकी औसत पैदावार जो है किसान भाई लगभग 100 से 110 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं।
और अगर बात मूली की करें तो मूली के लिए भाइयों हिसार स्वेती, जापानी वाइट, पूसा चेतकी और पंजाब सफ़ेद आदि जो किस्में हैं वो इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी और अच्छी उपज वाली किस्म मानी जाओ है। और ये किस्में भाइयों 40 से 45 दिन में पक्का तैयार हो जाए हैं और लगभग 60 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई इससे पैदावार ले सके हैं। और जो भाई शलगम की खेती करना चाह रहे हैं तो 4 वाइट और पर्पल टॉप वाइट, ग्लोब आदि जो किस्में हैं वो अच्छी किस्में हैं और इसकी औसत पैदावार भाइयों 80 से 90 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। बात करें भाइयों बीज की मात्रा की तो गाजर खातर 4 से 5 किलोग्राम एक एकड़ के हिसाब से और मूली खातर भाइयों 3 किलोग्राम एक एकड़ के हिसाब से और शलगम खातर भाइयों 2 किलोग्राम एक एकड़ के हिसाब से बीज जो है वो पर्याप्त होगा। और खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो भाइयों खाद और उर्वरक हमेशा जो है जमीन की जांच के बाद ही जरूरत के हिसाब से जो है खेत में देवें। और जो सामान्य जमीन है उसके लिए भाइयों जड़ वाली जो सब्जी है उनमें 20 टन गोबर की गली सड़ी खाद जो पहले तो अच्छी तरह सड़ी हुई हो खेत की जुताई के समय जरूर डालें। और प्रति एकड़ के हिसाब से भाइयों 24 किलोग्राम नाइट्रोजन और 12 किलोग्राम फास्फोरस खेत में बिजाई के समय पर डालना है। और गाजर में इनके साथ साथ भाइयों 12 किलोग्राम पोटाश की मात्रा अतिरिक्त डालना है और नाइट्रोजन की आधी मात्रा भाइयों बिजाई पे और शेष जो है वो 3 से 4 हफ्ते के बाद डालना है। और सिंचाई प्रबंधन में भाइयों गाजर में 5 से 6 और मूली में भाइयों और शलगम में 3 से 4 बार पानी जरूर लगावें। और पानी लगाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पानी जो है डोलियों में 3/4 भाग तक ही ऊपर जावे, इससे ज़्यादा ना हो। और साथ ही साथ जब हम खेत में पानी लाओ हैं तो खरपतवार की समस्या भी देखना हो है तो खरपतवार को रोकने खातर 2 से 3 बार निराई गुड़ाई जरूर करें। अगर जरूरत पड़े तो और भी हम निराई गुड़ाई जरूर करें। और जड़ों की हमने खुदाई किस समय करनी है। गाजर की जो देसी किस्म है उसके लिए भाई 100 से 130 दिन और यूरोपियन किस्म है तो 60 से 70 दिन के बाद खोदें। और मूली की भाई देसी किस्म खातर 45 से 55 दिन और यूरोपियन जो किस्म है तो उसमें 34 से 40 दिन के बाद खुदाई करें। और शलगम की भाइयों 35 से 40 दिन के बाद खुदाई करें। और जड़ों की खुदाई भाइयों किस्मों और फसल की मौजूदा जो स्थिति है उस पर भी निर्भर करें। और हानिकारक कीट और बीमारी भी जो है हमारी जो जड़ वाली फसल है उन प्रभावित करे हैं तो खासतौर पर चेपा यो कीट भाइयों मुख्यतः मूली की जो बीज वाली जो फसल है उसमें नुकसान पहुंचाओ है। इसके शिशु और प्रौढ़ पत्तियों पर और फलियों का रस चूसते हैं और फसल ने नुकसान पहुंचाओ है। ऐसे में भाइयों इसकी रोकथाम खातर जिन शाखाओं पर ये कीट का आक्रमण दिखाई दे रहा है उन्हें तोड़कर नष्ट कर दें। मिथाइल डेमेटोन 25 इसी ताकत की दवाई या डाइमेथोएट 30 इसी ताकत की दवाई ने 250 से 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। अगर किसान भाई सिंगरे खातर फसल ले रहे हैं तो 250 से 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 250 से 400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा भाइयों अल्टरनेरिया ब्लाइट यह समस्या भी जो है जड़ वाली सब्जियों में देखी जाओ है। पीले और भूरे रंग के धब्बों का पत्तों पर पाया जाना इस रोग का सबसे मुख्य संकेत है। और कदे कदे भाइयों धब्बों में धारियां भी दिखाई दे हैं। और इसकी रोकथाम खातर भाइयों खरपतवार ने खेत में ना उगने देवें, खेत की अच्छी तरह सफाई करें। एंडोफिल M45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 की जो है 400 ग्राम दवाई ने 200 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। और 10 से 12 दिन के बाद भाइयों इस अंतराल पर फिर इसने दोबारा दोहरावें तो अल्टरनेरिया ब्लाइट की जो समस्या है उसका समाधान करा जा सके। ये तो ली भाइयों जानकारी जड़ वाली सब्जियों की देखभाल पे। और इब ले भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में तरल जैविक खाद किस तरह बनावें। किसान भाइयों जीवामृत या तरल जैविक खाद या एक प्रकार की जीवाणु खाद है जिसमें प्रयोग तो भाइयों मिट्टी में जो सहायक और जो मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़े है। इस खाद के में जो उपस्थित मित्र जीवाणु हैं वो मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में और फास्फोरस पोटाश के उपलब्ध कराने में भी बहुत मदद करे है। इसके अलावा इसमें सूक्ष्म तत्व भी बहुत मात्रा में पाए जावे हैं। तो जीवामृत या जो तरल जैविक खाद हमने बनानी है उस खातर जरूरी सामग्री है। एक तो 20 लीटर हमने पानी लेना है, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बेसन और 1 मुट्ठी हमने मिट्टी किसी उपजाऊ जगह की लेनी है जिसमें कोई हमने रसायन का प्रयोग ना कराया हो। और बनाने की विधि है भाइयों एक बर्तन में 20 लीटर पानी ले लें,
1 किलो देसी गाय का गोबर और 1 लीटर जो है गाय का मूत्र हमने उस पानी में मिला लेना है। और गुड़, बेसन और 1 मुट्ठी जो उपजाऊ मिट्टी है उसने भी उसी गौमूत्र और जो पानी का घोल है उसमें मिला लें। इस घोल में भाइयों अच्छे से मिलाकर 48 से 72 घंटे के लिए किण्वन खातर छाया में छोड़ दें। दिन में 2 बार सुबह शाम इसमें घोल में जो है 12-12 चक्कर जो है लकड़ी के डंडे तो घुमावें और इसमें हिलाते रहें और 48 से भाइयों जो है लगभग 75 घंटे के अंदर जो है जीवामृत बनकर तैयार हो जाए। तो इसके बनाने के बाद भाइयों इसमें जो है हमने आमतौर पर जो है देसी गाय का जो मूत्र है, गोबर है, उसका प्रयोग करने का ही ज़्यादातर सुझाव दिया जावा है। लेकिन अगर देसी गाय का मूत्र या गोबर के साथ अगर हम 50% जो है इसमें अगर भैंस या बैल के मूत्र का भी प्रयोग करें तो कोई समस्या नहीं है, यानी कि हम इसका प्रयोग कर सकें आसानी से। और साथ ही साथ भाइयों जो हम जीवामृत का प्रयोग करें हैं वो 3 से 7 दिन के अंदर इसका प्रयोग करें। 1 एकड़ फसल के लिए भाइयों 200 लीटर जीवामृत की हमने जरूरत पड़े है और 15 दिन के अंतराल में भाइयों उपयोग इसने जरूर करें। साथ ही भाइयों फसल की बढ़ोतरी के समय, फूल और फल लगने के समय पे 250 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से इसका प्रयोग करें। जीवामृत ने किसी भी फसल में सिंचाई के साथ या सीधी खड़ी फसल पे भी हम इसने दे सके हैं। साथ ही जो स्प्रे है यानी कि जो छिड़काव विधि है तो उसमें भी जीवामृत ने भाइयों हम मार्किन के कपड़े में छानकर 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर भी जो है फसल के ऊपर इसका स्प्रे कर सके हैं या जीवाणुनाशक तथा जो वृद्धि हार्मोन है उनके रूप में भी काम करे है। तो ये तो ली भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में तरल जैविक खाद किस तरह बनावा और किस तरह उसको हमने उपयोग करना है। और भाइयों अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।